हाथों की मुट्ठियों से बच्चों की तरह आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए थे। जरखान ने उसकी मासूमियत का ये हसीन मंजर कुछ हैरत से देखा था। दिल में कहीं कुछ हलचल हुई थी। उस लड़की पर बेसाख्त तरस आया था। सफेद चादर में लिपटी उसका सोगवार चेहरा उसे तकलीफ से दो चार कर रहा था। शायद दिल में उसके लिए जागता दर्द फातिमा के बायस था। वो लड़की फातिमा का खून थी, उनके जिगर का गोशा थी। जब वो फातिमा के लिए इम्पोर्टेंट थी तो उसके लिए क्यों न कर इम्पोर्टेंट हो सकती थी। महरम की खौफसदा नजरों की तपश अपने चेहरे पर महसूस करके जरखान ने उसकी जानिब देखा था। महरम ने फौरन निगाह फेर ली। दिल उछलकर हट में आ गया था। सीधी होकर बैठो, उसे मुसलसल अपनी तरफ रुख मोड़े बैठे देख वो फिर से बोलने पर मजबूर हुआ था। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई थी। उसे पहले से बढ़कर रोना आ रहा था, मगर जरखान की खौफ से सांस रोक के बैठी थी। हाथों की उंगलियों को सख्ती से आपस में फंसाए वो सामने सड़क पर निगाह जमाए हुए थी। कसूर की हदूद क्रॉस करके उसकी गाड़ी हाईवे पर फर्राटे मार रही थी। जरखान ने रुख मोड़कर फिर से उसकी तासुरात का जायजा लेने की कोशिश की। वो बिल्कुल दरवाजे से लगकर बैठी हुई थी। रोड पर निगाह जमाए वो लब भींचकर होंठों की कपकपाहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गुलाबी पंखड़ी जैसे नाजुक लब होले होले कांप रहे थे। जरखान ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी, फिर एक साइड पर गाड़ी रोककर उसकी तरफ रुख कर लिया। महरम ने घबराकर उसकी तरफ देखा। जरखान को संजीदगी से अपनी तरफ देखता पाकर कब से रुके आंसू तेजी से पलकों की पार फलांग कर रुखसारों पर बिखर गए थे। वाई आर यू वीपिंग हनी? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। उसे महरम का यूं रोना तकलीफ दे रहा था। महरम, मैं पीछे चली जाऊं? उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। आंखों के आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्यों हनी? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? जरखान का अंदाज नरम था। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, जबकि महरम के लिए उसका ये बदला रूज समझ से बाहर था। मुझे यहाँ डर लग रहा है, उसने सादगी से सच बोल दिया था। किससे? जरखान की हैरत दीदनी थी। उसके सवाल पर महरम की हिरनी जैसी आंखों में खौफ उतरा था। निचले लब को दांतों तले दबाकर उसने बेचैनी से पहलू बदला। किससे डर लग रहा है? बोलो ना। जानते बूझते भी वो उसको मुश्किल में डाल रहा था। महरम ने कुछ हिचकिचाहट से उसकी तरफ देखा। आपसे? उसने फिर से सच्चाई का मुजाहिरा किया था। कहते ही वो रुख मोड़कर आंखें मीच गई। कहने को कह तो दिया था, मगर उसका नन्हा सा दिल बुरी तरह कांप रहा था। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर जरखान गाड़ी से उतरा और घूमकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। उतरो। उसकी भारी आवाज़ पर महरम ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। जो दरवाज़ा खोले उसके उतरने का मंजर था मुंतजिर था। वो झट गाड़ी से उतरी थी। जरखान चंद कदम पीछे आया था और उसके लिए फोर्थ डोर ओपन किया था। महरम फौरन अंदर बैठ गई थी। फिर चोर नजरों से उसकी जानिब देखा, जो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रहा था। अब ठीक है? उसका चेहरा बेतासुर था, या शायद महरम को ही चेहरा पढ़ने का हुनर नहीं था। जी। भीगी पलकें झुकाए वो उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। ओके, बट अब रोना मत, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, वो संजीदगी से कह रहा था। महरम ने झट अस्बात में गर्दन हिलाई, फिर उसी कोने में दुबक कर बैठ गई। जरखान पलटा था और जाकर वापस ड्राइविंग सीट पर संभाल ली। खामोशी से ड्राइव करते हुए वो वक्फे वक्फे से फ्रंट मिरर से उसका जायजा भी ले रहा था। और फिर वाकई वो सारे रास्ते खामोश रही थी। मजीद 45 मिनट की मुसाफत बाद उसकी गाड़ी एक जनरल हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में दाखिल हुई थी। महरम की सूखी आंखें फिर से भीगने लगी थी। गाड़ी पार करके जरखान ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था। वो सरहद से नीचे उतरी। आंखें साफ करके उसकी तरफ देखा, जो फ़ोन लिस्ट में नंबर पर क्लिक करके फ़ोन कान से लगा चुका था। दूसरी तरफ जो कोई भी था, यकीनन फातिमा के पास से बात कर रहा था। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। बात करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और गाड़ी से चिपकी खड़ी महरम की तरफ पलटा। चलो, जरखान ने धीरे से कहा।
कहकर वो हॉस्पिटल की इमारत की तरफ बढ़ने लगा था। महरम भी तेज तेज कदमों उठाती उसके पीछे चली आ रही थी। जरखान के कदमों की रफ्तार काफी तेज थी, जबकि महरम को उसका साथ देने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। चिकने फर्श पर पाँव जमा जमा कर चलती महरम को लग रहा था कि वो कहीं गिर ही ना जाए। माजन मानजर खान को अपने पीछे चलती महरम का ख्याल आया और वो रुका और पलटकर उसकी जानिब देखा। उसके यूं अचानक रुक जाने पर वो अपनी जो में तेज तेज चलती महरम उससे टकराती टकराती बची थी। उसका सांस फूल चुका था और वो हकीकतन हाँप रही थी। उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर निगाह डालकर जरखान ने आहिस्तगी से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। महरम ने कुछ झिझकते हुए अपने सामने पहली उसकी चौड़ी हथेली देखी, फिर आहिस्तगी से नफी में गर्दन हिलाई। मैं ऐसे ही चल सकती हूँ। उसके कहने पर जरखान ने एक निगाह उसके झुके सर पर डाली, फिर बिना वक्त जाया किए हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम ली। महरम की जान मुट्ठी में आ गई थी। दिल की धड़कन सिमट कर कलाई में ही धड़कने लगी थी। उसने तो बचपन से बस फातिमा का नरम शफक लम्स महसूस किया था, फिर एक भरपूर मर्द की गिरफ्त से दूसरे से ही ना वाकिफ थी। अब जो उसने कलाई थामी थी तो दिल अजीब से एहसास तले धड़क उठा था, जाने खौफ था या वहशत। लेकिन इनकार करने की हिम्मत कहाँ से लाती वो। दो आ, वो आंसू पीती चुपचाप उसके साथ चलने लगी। सात 7-8 मिनट बाद वो दोनों एक लंबे कॉरिडोर में दाखिल हुए थे। कॉरिडोर के शुरू में ही दांत बख्श एक कमरे से बाहर निकला था। महरम की कलाई छोड़कर वो सरस से उसकी जानिब बढ़ा। इज एवरीथिंग ओके? वो बेताबी से पूछ रहा था। दांत बख्श ने बहुत आहिस्तगी से नफी में गर्दन हिलाई। बीबी का इलाज अब मुमकिन नहीं रहा साईं। कोई बम था जो बख्श ने उसके सर पर फोड़ा था। वो वीरान पड़ती आंखों से दांत बख्श से हिलते दांत बख्श के हिलते लब देख रहा था। कान कुछ और भी सुन रही थी, मगर दिल मानने से इनकारी था। जबकि उसकी गैर होती हालत को देखते बख्श बहुत धीमी आवाज में सर झुकाए कह रहा था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन की जरूरत है, और बिलफर्ज अगर वो रिलैक्स रहती भी है तब भी 6 या 7 माह से ज्यादा नहीं जी पाएगी। और दूसरी सूरत में, यानी अगर आप उन्हें कोई शौक या स्ट्रेस मिलता है, उनकी कोई वेन डैमेज हो सकती है, ट्यूमर फट। उसकी बात जरखान ने काट दी। बस कर दो बख्श, चुप हो जाओ। अपने बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए वो दरजदगी से बोला था। दाद बख्श ने अफसरदगी से उसकी सुर्ख आंखों को देखा, फिर नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा। साईं, ये सब अल्लाह की मर्जी है, आप प्लीज हिम्मत करें। दाद बख्श ने उसे हौसला देने की नाकाम कोशिश की थी। तभी उसकी निगाह दरवाजे के शीशे से अंदर झांकती महरम पड़ पड़ी थी। उसने इस्ताफामिया निगाहों से जरखान की तरफ देखा। जरखान ने उसकी नजरों की ताकुब में से सकती हुई महरम पर नजर डाली। फातिमा मोम की भतीजी है, जरखान ने आहिस्तगी से कहा। तभी वो उसके पास आई थी। मैं सर, क्या मैं अपनी मोमी के पास जा सकती हूँ? वो आंसू भरी आंखों से जरखान के चेहरे पर टिकाई मासूमियत से पूछ रही थी। सर, क्या मैं अपनी मोमी के पास जा सकती हूँ? वो आंसू भरी आंखें जरखान के चेहरे पर टिकाई मासूमियत से पूछ रही थी। जरखान के दिल तो पहले ही फटा जा रहा था। उस पर मजीद इस मासूम लड़की के दगरगों हालत उसे मजीद तोड़ रही थी। उसने बख्श का इशारा किया। वो खुद जरा फासले पर बेंच पर जा बैठा था। सर हाथों में थामे वो जमीन को घूर रहा था, मगर समात दाद की तरफ मुतवज्जा थी। दाद बख्श ने बहुत आहिस्तगी से महरम के सर पर हाथ रखा। बीबी, आप रोई मत। फातिमा बीबी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप देख ही चुकी हैं कि वो सो रही है। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, 1 या 2 घंटों में झाग जाएंगी, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। दाद बख्श ने नरमी से कहा। लेकिन उनके पास जाकर बैठ तो सकती हूँ ना? वो भरे हुए लहजे में बोली। ठीक है, मगर एक शर्त पर। बख्श ने नरमी से कहा। वो उसे बहुत तरीके से डील कर रहा था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे अंदर जाने दें। वो हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी। अरे नहीं बीबी, प्लीज यूं हाथ मत जोड़िए आप। मेरी बस एक ही शर्त है कि आप फातिमा बीबी के पास जाकर रोएंगी नहीं। अगर आप रोएंगी तो उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, और फिर साईं भी आप पर गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए बस चुपचाप उनके पास जाकर बैठ जाएं। आखिर बात उसने राजदाराना अंदाज में कही थी। महरम ने फौरन हाँ में गर्दन हिलाई थी।
क्योंकि उसे जरखान की कही गई बात भी याद आ गई थी। ओके बट अब रोना मत, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसके सुबह वाले जलाल और कैसो गजब वाला रूप देखने के बाद वो उससे अच्छी खासी खौफजदा हो चुकी थी। सो शराफत से गर्दन हिलाकर पलटी और सरस से कमरे में घुस गई। पूरी कमरे में फातिमा के पास एक नर्स के सिवा कोई नहीं था। जरखान ने सराहती नजरों से बख्श को देखा। वो नरमी से मुस्कुराया। अभी छोटी है साईं, इसीलिए उसे उसके तरीके से समझाया है मैंने। आपसे बहुत डर चुकी है, वैसे मेरा ख्याल है कि आप मुझसे बेहतर अंदाज में उसे डील कर सकते थे, आहिस्तगी से कहता वो उसके पास ही आ बैठा। तुम ये बताओ कब तक होश आएगा मॉम को? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उसे तो तुम बहला चुकी हो, अब मुझे सच सच बताओ। साईं आपके सामने ही वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बीबी को इंजेक्शन दिए थे, तब से ही गहरी नींद में है। डॉक्टर्स ने तो 3 से 4 घंटे की लिमिट दी है, दिए गए वक्त से बहुत पहले भी होश आ सकता है और बहुत बाद में भी। दाद बख्श ने जवाब दिया था। जरखान ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। घड़ी शाम के पौने 5 बजा रही थी। उसे याद आया वो दोनों सुबह 10 बजे के करीब कसूर के हुदूद में दाखिल हुए थे। आज उसकी 16 बरस की तलाश खत्म हो चुकी थी, इसलिए दिन बेहद लंबा मालूम हो रहा था। जाती गर्मियों के दिन कुछ खास लंबे भी ना थे। जरखान ने थक कर कुर्सी के पुष्ट से टेक लगाई। उसे कंपनी ज्वाइन किए हुए 3 माह हो चुके थे और आज एक बार फिर वो अकाउंटेंट के बजाय रिसेप्शनिस्ट का चार्ज संभाले हुए थी। उसकी ज्वाइनिंग के 15 दिन बाद ही रिसेप्शनिस्ट का अरेंज हो गई थी, जबकि जमल ने अकाउंट की सीट संभाल ली थी। 1 माह के अंदर ही वो काफी ट्रेंड हो गई थी और अब तो रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मगर पिछले 2 दिन से रिसेप्शनिस्ट एक बार फिर से गायब थी, लिहाजा मजबूरन आज उसे रिसेप्शन पर भी ड्यूटी देनी पड़ रही थी। दोपहर के 2 बजे के करीब उसने काउंटर पर मौजूद कंप्यूटर में ही अपनी फाइल ओपन कर ली थी और अकाउंट्स मेंटेन करने लगी। कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां एक धीमी आवाज पर रुकी थी। एक्सक्यूज मी। किसी ने काउंटर नॉक किया था। जमल ने निगाह उठाकर नॉक करने वाले को देखा। सामने 11-12 साल का बच्चा खड़ा था। माथे पर बिखरे पूरे बाल आंखों तक आ रहे थे। यूनिफॉर्म ड्रेस में मलबूस वो चेहरे पर भला की मासूमियत लिए काफी क्यूट लग रहा था। जमल ने कुछ हैरत से उसे देखा, शायद वो गलती से वहां आ गया था। यस, वो नरमी से बोली। एमडी शहबाज हसन अपने रूम में ही है। वो नरम लहजे में मगर बेहद संजीदगी से पूछ रहा था। जमल ने आंखें सुकेड़ कर उस 4 फुट के बच्चे को देखा। उसके यूं अपनी जानिब देखता पाकर वो झुंझला गया था। आई आस्क्ड इज ही देयर और नॉट? वो कदरे बेजारी से पूछ रहा था। जमल उसकी बेजारी पर नरमी से मुस्कुराया और झुंझलाता हुआ मजीद प्यारा लग रहा था। यस ही इज देयर, बट हु आर? उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि वो यस सुनते ही बॉस की ऑफिस की तरफ बढ़ा। जमल की होश सही मानों में उड़ी थी। वो सरस से उसके पीछे दौड़ी थी। लिसन बेटे, रुको प्लीज। जमल ने उसके पुकारा था, मगर वो बिना सुने एमडी के ऑफिस के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जा घुसा। अपनी पेशानी मसलते हुए वो चंद पल तो सोचती रही कि करे तो क्या करे, फिर बिना वक्साया के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर शहबाज हसन की पर्सनल सेक्रेटरी बाहर आई। जमल फौरन पीछे हटी। वो मिस सना, वो खौफसदा सी हकला कर बोली। व्हाट? क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? सना ने उसकी उड़ी उड़ी रंगत को देखकर परेशानी हैरत से पूछा था। वो अभी एक बच्चा अंदर गया है, मैं उसे रोक रही थी मगर वो रुका नहीं। उंगलियां मरोड़ते हुए और उसकी फंसी फंसी आवाज उसने फंसी फंसी आवाज में कहा था। ओ जस्ट चिल यार, इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हो तुम? वो सर का बेटा है अली। यहाँ सब उसे सर बोनी कहते हैं। तुम भी नेक्स्ट टाइम ज्यादा क्वेश्चनिंग करना मत करना, वरना सर को तुम्हारी कंप्लेन कर देगा। वो हंसते हुए बता रही थी, जबकि जमल का दिमाग तो लफ्ज बेटा सुनकर ही सुन हो रहा था। शहबाज हसन मैरिड मैरिड थे, ये बात उसकी किसी सूरत हजम नहीं हो पा रही थी। हाउ इज इट पॉसिबल? सर तो इतने यंग से हैं। आई कांट बिलीव दिस। 11-12 साल का उनका बेटा कैसे हो सकता है? वो आंखें फैलाए हैरत की अमली तस्वीर बने खड़ी थी। क्या बचपन में ही शादी कर ली थी क्या सर ने? वो सदमे से चूर
आवाज में कह रही थी। उसकी बातों पर सना ने कहा लगाया, तुम किस दुनिया में रह रही हो यार? सर बस यंग लगते हैं, यंग है नहीं, ही इज ऑलमोस्ट 38 ईयर्स ओल्ड। मैं सर की आईडी कार्ड की कॉपी अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ मैडम। एंड सर मोनी, जिनको तुम 11-12 साल का बच्चा समझ रही हो, ये 9th क्लास की स्टूडेंट है। अब खुद ही गैस कर लो कि सर मोनी की एज क्या होगी। पागल हो तुम, कसम से। कहते हुए आखिर में उसने जमल के सर पर चिट लगाई और बदले में जमल ने बड़ी मुश्किलों से होंठ फैलाए थे। अगर आप दोनों मेरे और डैड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर चुकी हो तो प्लीज मुझे रास्ता दे दे। आई हैव टू गो। ऑफिस रूम के दरवाजे में खड़ा वो संजीदगी से कह रहा था। उसे देखकर जमल तो उछल कर पड़ी, मगर सना ढीठपन से मुस्कुरा दी। शोर कहकर सना ने मुस्कुराते हुए रास्ता छोड़ा था, जबकि होनोक खड़ी जमल भी फौरन साइड पर हुई थी। लो देख लो, पूरी आफत है ये जनाब। सुन ली सारी बात। खैर जाओ, तुम जाकर अपना काम करो, सर वेट कर रहे हैं। वो सराज एंड अहमर कंपनी से जो डीलिंग्स हुई है ना लास्ट मंथ, उनकी जर्नल इंटीरियर इंट्रीज करके सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पेपर करो और सर की आईडी पर मेल कर दो। गो फास्ट। उसने गुमसुम खड़ी जमल को कहा और खुद सर खालिद के ऑफिस में जा घुसी। जमल ने खाली खाली नजरों से खाली कॉरिडोर को देखा, फिर बोझल कदमों से अपनी सीट पर आ बैठी। वो बच्चा जो उसे पहली नजर में ही अच्छा लगा था, वो शहबाज हसन का बेटा था। उसका बाप भी तो पहली नजर में ही जमल आफंदी को के दिल को भाया था। नम होती आंखों से उसने आज खुद से ये एतराफ किया था कि वो शहबाज हसन से पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठी थी। सब्ज आंखों से आंसू टूट टूट कर गाल पर बिखर रहे थे। सख्ती से आंसू साफ करके उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाह जमाई। कुछ ही देर में स्क्रीन फिर से धुंधली महसूस हुई। उसके कानों में निदा के अल्फाज गूंज रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही तो ऑन से बात करने के बाद उसकी और निदा की गुफ्तगू हुई थी। अरे जमल आपी, मोहब्बत बुरी चीज नहीं है। कसम से मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत एहसास है। अब देखे ना, ऑन मुझसे दूर रहे, मगर ये मोहब्बत ही तो है जिसके पास मुझे हर वक्त ऑन को अपने पास मौजूदगी का एहसास रहता है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो पूरे 32 दांत निकाले मेरे तस्वुर में आ जाते हैं। और वो कहते हुए खिलखिलाई। जमल भी खिलखिला कर मुस्कुराई थी। सच सच बताइएगा, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? निदा ने आंख दबाते हुए शरारत से पूछा। जमल के तस्वुर में छम से शहबाज हसन की वजीह सरापा उतरा था। नहीं नहीं तो, जमल ने लापरवाही से कहा। उसकी निगाह चुराने पर निदा कह कहा लगाकर हंसी। पता है, लड़कियां नहीं तो कब कहती हैं। वो होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए जमल से पूछ रही थी। कब? जमल ने सादगी से पूछा। जब उन्हें एकतरफा मोहब्बत हो जाती है, उसने आराम से जवाब दिया है। लो भला, ये क्या बात हुई? जमल ने उसे घूरा निदा खिलखिलाई। ये वही बात हुई जो आपको समझ से बाहर है। वो कंधे उचकाकर बोली थी। हाँ तुम, और तुम जैसे बहुत समझदार हो ना बेटा, पूरे 3 साल छोटी हो तुम मुझसे। जमल ने मसनूई कॉलर अकड़ाई। और जमल आफंदी कभी भी एक तरफा मोहब्बत नहीं करेगी। मोहब्बत करेगी तो दो तरफा। जो चाहेगा मैं भी उसी को चाहूंगी बस। वो गैर संजीदगी से कह रही थी। निदा ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत करने से क्या होती है जमल आपी? मोहब्बत तो हो जाती है बस। जब होती है ना तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। दिल हमें इतना मजबूर कर देता है कि हमारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कहते हुए वो धीरे से मुस्कुराई थी। जमल की आंखें पल में वीरान हुई थी। और अगर एकतरफा मोहब्बत हो तो क्या तब भी सरेंडर कर देना चाहिए? अभी कुछ देर पहले दो तरफा मोहब्बत करने का दावा करने वाली वो नादान लड़की एकतरफा मोहब्बत का बुत पूज रही थी। निदा की मुस्कुराहट गहरी हुई। नहीं, अगर एकतरफा मोहब्बत एक औरत कर बैठे तो उसको सरेंडर नहीं करना चाहिए। ये मर्द बड़े कायान होते हैं जमल आपी। ये लोग अगर एक बार जान जाए ना कि औरत उन पर दिलो जान से फिदा है और उनके लिए जान तक दे सकती है, तो वो वाकई औरत की जान निकाल लेते हैं। औरत को जीने के काबिल ही नहीं छोड़ते। वो बड़ी गहरी बातें कर रही थी। और यकतरफा मोहब्बत बड़ी जालिम शय है होती है जमल आपी। खासकर औरत के दिल को तो ऐसा किला बना डालती है जिसके महबूब के सिवा कोई दूसरा मर्द फतह कर ही नहीं सकता। और अगर वो फतह याब मर्द अपनी राजधानी छोड़ दे तो फिर वो किला बोसीदा खंडर बन जाता है। ऐसा खंडर जिसमें किसी और की फतह
याब होने की गुंजाइश ही नहीं बचती धीमे लहजे में। बोलती वो जमल को बेचैन कर गई थी। जमल ने मुस्कुरा कर उसका हाथ थपका और उसके पास से उठकर अपने कमरे में आ गई। यकतरफा मोहब्बत, जालिम मर्द, पता है याब, बोसीदा खंडर, गुंजाइश, मुख्तलिफ अल्फाज थे जो उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या शहबाज हसन एक जालिम मर्द था? कीबोर्ड की उंगलियां चलाते हुए वो खुद से पूछ रही थी। दिल ने चिल्लाकर जवाब दिया था, नहीं नहीं, वो वाकई वो जालिम तो नहीं था। उसका क्या कसूर? वो तो लाइल्म था जलिम जमल के जज्बात से, एहसासात से। वो तो कती बेखबर था। और कसूर तो जमल का था। जुल्म तो उसने खुद किया था अपने साथ। ये जुल्म ही तो था कि वो एक ऐसे मर्द को चाह बैठी थी जो पहले से ही किसी और का था। अनजाने में एक ऐसे मर्द को दिल दे बैठी जो किसी और की मिल्कियत, किसी और का शौहर था। उसकी जाती जिंदगी में जमल अफंदी की गुंजाइश तो कहीं भी नहीं निकलती। कांपते हाथ उंगलियों से एंटर का बटन दबाकर उसने शहबाज हसन की इनकम स्टेटमेंट मेल की थी। तो यानी शहबाज हसन उसके आंसुओं का जिम्मेदार नहीं था। हाँ, वो उसके किसी जज्बे के लिए जवाबदेह नहीं था। जमल के दिल ने बहुत आराम से शहबाज हसन को बरी और जिम्मा करार दिया। विंडो शट डाउन करके वो उठी थी और रिसेप्शन से निकलकर धीमी चाल चलती हुई कैफेटेरिया में जा बैठी। टेबल पर सर रखकर आंखें मूंदते हुए उसने अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश की थी। बाजुओं में सर्दी है, वो जाने कितनी ही देर यूं ही बैठी रही। भारी होती आंखें बंद होने को थी जब मिस सना की आवाज पर वो उछल कर सीधी हुई। ओ हेलो मैडम, किस गम का शोक मना रही हो? उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें देख वो परेशान हो गई थी। जमल हौले से मुस्कुरा दी। कुछ भी